64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास ये मौजूद है कि 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है और 59 बिल जो शिकें हैं बिल की, उसमें तरमीम की मरहलावार मंजूरी हो चुकी है और ये पहला मरहला है जो तय हो गया है। और 64 जो सेनेटर्स हैं उनकी ज़रूरत थी। 64 लोगों ने वोट कास्ट किया, उसमें पीटीआई और जेयूआई के भी एक सेनेटर इसमें शामिल थे। उन्होंने आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया और इस तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया है। अगर अब इन तरमीम के हवाले से बात करें तो इन तरमीम का ताल्लुक है गुड गवर्नेंस के साथ, अदालती इस्लाहात के साथ और वफाकी और दिफाई क़ुव्वत में इजाफे के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो इशाइया दिया था अपने इत्तेहादी जमातों का, उनके तमाम लोगों से जब उन्होंने गुफ्तगू की इस मौके पर, तो उन्होंने कहा कि इन तरमीम के ज़रिए मरकज़, वफाक और सूबों के दरमियान जो है ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और इन तरमीम के दूर रस नताइज जो हैं वो देखने में आएंगे। और तरक्की याफ्ता ममालिक में इस किस्म की जो तरमीम है दिफाई क़ुव्वत के एक मरबूत निज़ाम के हवाले से, जो एक निज़ाम कायम है तरक्की याफ्ता ममालिक में, उसको अगर हम अपने मुल्क में राइज करना चाहते हैं तो फिर इस जो ऐसी तरमीम जो हैं वो वक्त की ज़रूरत है। अब इन तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक जो कंसेंसस हुकूमत का ये कहना था कि मुकम्मल इत्तेफाक होगा, कंसेंसस के साथ ये सारी चीज़ें होंगी, वो हमने देखा कि आज हुआ है। और इससे जो आगे इसका इम्पैक्ट है इस पर भी हम बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने सेनेट में जब इज़हार ख़याल किया तो उन्होंने इस 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत जो क़याम है वो शामिल था। आइनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। आइनी अदालत के अलग होने से साइलिन की बेहतर अंदाज में दाद रसी हो पाएगी। इसको ज़रा और स्पेसिफिकली ज़रा इस पर डिटेल में बात की है और उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में आइनी अदालत जो है वो मौजूद है, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इसके हवाले से हम ज़रा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेरे तमाम तर जो पैनलिस्ट इसे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और ऑन शिराजी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बिलाखिर सेनेट में जो है 27वीं आइनी तरमीम आज मंजूर हो गई है। अब मज़ीद इस पर अगला जो है मरहला हम देखेंगे कि ये फिर जाएगा कौमी असम्बली में, वहाँ पर भी बहस होगी। आज भी हमने ये देखा कि इस पर बड़ी ज़ोर शोर से बहस भी हुई, लेकिन इसकी मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। 64 वोट जो चाहिए थे हक़ में, वो 64 के 64 वोट आज कास्ट हुए हैं। इस तरमीम के हवाले से ये मैं चाहूँगी कि बताइएगा कि ये कितनी अहम है और कितनी ज़रूरत थी इसकी। देखिए नाहिद, 26वीं तरमीम के ज़रिए हमने एक आइनी बेंच तश्कील दिया था जी। अब उस अमल को आगे बढ़ाने का मरहला था और आइनी अदालत का क़याम था। इस आइनी तरमीम के ज़रिए जो जिस तरह से आपने बात की है कि इसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम आइनी अदालत की तरफ बढ़े हैं और आइनी मुकदमात, आइनी तनाज़ात के हल के लिए हम एक मुकम्मल आइनी अदालत के क़याम पर हमने इत्तफ़ाक़ किया और आज सेनेट के ज़रिए उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। आइनी अदालत एक अनफिनिश्ड एजेंडा था COD का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो 2006 में हुई थी और उसके ज़रिए पाकिस्तान की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने ये तय किया था कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी जिसमें आइनी मुकदमात की समाअत होगी और ये सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग होगी। और ये सिर्फ 2 जमातों का एक मुआहिदा नहीं था, बल्कि बाद में दीगर जमातें जिसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें और ख़ुद PTI के इमरान खान भी शामिल थे, वो भी उन्होंने भी दस्तखत किए इस पर, COD पर। इस तरह से ये एक इत्तफ़ाक़ राय का जो है मज़हर था ये मुसवदा। और ये एक जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा था और पॉलिटिकल पार्टीज़ डिमांड कर रही थी कि आइनी अदालत का क़याम जो है उसको अमल में लाया जाए और इस पर तकरीबन 20 साल बहस होती रही है। उसके बाद
हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि आईनी बेंच को आगे बढ़ाया जाए और अगला मरहला मुकम्मल किया जाए आईनी अदालत की तरफ। आईनी अदालत की तश्कील जो है वो इसके ज़रिए होगी। हाँ। और इससे एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, देखिए आईनी मुकदमात बहुत कम होते हैं लेकिन उनकी तवालत इतनी होती है जिससे अदालत का सारा निज़ाम मुतासिर होता था। अब यह है कि अदालती मुकदमात जो फौजदारी दीवानी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और दीगर मुकदमात जो आईनी उमूर से मुतल्लिक हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 55,000 से ज़्यादा केसेस जो है ज़ेर इल्तवा हैं। ठीक है, वो उनका मुदावा होगा, लोगों की दादरसी होगी, तेज़ी के साथ इंसाफ बढ़ेगा। दूसरा जो इसका जो पहलू है वो है दिफाई कुव्वत में इजाफे से मुतालिक चेन ऑफ कमांड। ये चेन ऑफ कमांड जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता तमाम ममालिक में मौजूद है कि आर्मी चीफ ही डिफेंस चीफ कहलाते हैं और पाकिस्तान में इस निज़ाम को जो एक मजबूत निज़ाम है डिफेंस का उसको राइज किया गया है। चेयरमैन डिफेंस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो अब नवंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हिस्सा ये है। तीसरा हिस्सा जो है वो है जिसके मुतालिक बात की गई है कि उसमें उसके ज़रिए हम पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं ना सिर्फ अदालती इस्लाहात का बल्कि हम पाकिस्तान में दीगर उमूर को तय करने के लिए भी एक मरबूत ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे मरकज़ और सूबों के ताल्लुकात में बेहतरी आए। और यही वजह है कि हम आइन में ऐसी तरामीम ला रहे हैं जिससे मरकज़ और सूबों के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की गई है, मज़ीद हम आहंगी उसमें पैदा करने की कोशिश की गई है इस 27वीं तरमीम के ज़रिए। इनिशियली तो ये बताया जा रहा था कि 49 वो शिकें थी जिस पे सारा काम चल रहा था, फिर मज़ीद मुशावरत हुई, वो अब 59 हो गई हैं और हम जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी शामिल हैं कि जिसके हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा बड़ा बेहतर अंदाज में। जी बिल्कुल, क्यों नज़र आएगा, सवाल ये है। इसका सबब ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो इब्तिदा से ही बहरानों का शिकार रही है और उसमें मल्टीपल फोर्सेस या मल्टीपल वजूहात रही हैं जिनकी वजह से ये बहरान पैदा होते रहे हैं। मसलन हमें मालूम है कि जब पहली बार वज़ीर आज़म को रुखसत किया गया और आइन को एब्रोगेट किया उस वक्त के गवर्नर जनरल ने, तो उस मरहले पर जो फ़ैसले सामने आए वो फ़ैसले उनको कहा जाता है कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले किए गए। ये नज़रिया ज़रूरत की एक ऐसी रिवायत हमारे यहाँ पड़ी। मसलन ये कि फ़ैसले में क्या दलील दी गई, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। नज़रिए आगे खाई है, पीछे आग लगी हुई है, बेहतर है कि उसके ऊपर एक पुल तामीर कर दिया जाए जिससे गुजर के रियासत आगे चली जाए। किस चीज़, वो पुल क्या चीज़ थी? वो पुल वो एक यानी एक आइन शिकनी को जवाज़ फराहम करता हुआ आगे जा रहा था। ये एक ऐसी रिवायत हमारे यहाँ पड़ी जिसकी वजह से हमारे यहाँ इस्तेहकाम नापैद हो गया। जब एक दफ़ा सियासी इस्तेहकाम नापैद हो जाए और हुकूमतें कमज़ोर होने लगें तो उसके नतीजे में मईशत, समाज, तालीम, ज़िंदगी का कोई शोबा जो है वो फिर इस्तेहकाम में नहीं रहता। हर चीज़ में एडहॉकिज़म चला जाता है और हंगामी सूरत हाल उसमें पैदा हो जाती है। हम उसी हंगामी सूरत हाल का शिकार थे। माजी की वो रिवायत चली आ रही थी, उस रिवायत में कभी आपने ये देखा कि ऐसी सूरत हाल हुई कि कोई प्रे कुछ और की गई है अदालत से, फैसला किसी और जानिब आ रहा है, या ये कि सिचुएशन कोई और है, फैसला ये आ गया है जिस पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसकी तो गुंजाइश नहीं थी आपके आइन और कानून में, लेकिन आपने ये फैसला दे दिया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपका पूरा निज़ाम लरज़ने लगा और आज तक हम लरज़ रहे हैं। और यही सब वजूहात थी कि इन्हीं वजूहात की वजह से हमारे यहाँ कोई मुस्तकिल नौइयत के फैसले नहीं हो सके। नतीजा ये निकला कि हमारी मईशत भी किनारे लग गई, हमारी सियासत भी किनारे लग गई और आपका निज़ाम हुकूमत जो है वो ये दाव पे लग गया। मैं आपको कोट करता हूँ इफ्तिखार गिलानी को। इफ्तिखार गिलानी में एक तवील अरसे तक दिल्ली में रिपोर्टिंग की है और वो ये बताते हैं कि हमारी बाज़ औक़ात जजेस से मुख्तलिफ ज़ियाफ़तों में
मुलाकात हो जाती थी तो हम उनसे कहते थे कि ये जो केस है, ये केस तो ये था और इसमें रियासत का फलां इदारा या रियासत का फलां आदमी उसमें माखूज था, लेकिन आपने सरफ नज़र किया, सबब क्या था? तो उस मौके पर जज ये कहता था कि हमें सब मालूम है, लेकिन हमारी नज़र में रियासत सबसे अबव है। अगर हम वजीर आजम की टांगें काट देंगे तो उसके नतीजे में रियासत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम इस मौके हम रियासत को अबव रख कर फैसला देते हैं। अब इस पर बहस हो सकती है कि ये नज़रिया दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम तो मौजूद है और अदालत पर भी एतमाद किया जाता है। तो सबब क्या है? ये एक ऐसी बुरानी कैफियत थी जिसमें हम धंसते चले जा रहे थे। तो पहले हमने आईनी बेंच बनाकर उसको दूर करने की कोशिश की, उसके नतीजे में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। तो अब उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करके इस निज़ाम को सीधा किया जा रहा है। उसके साथ जो जिन दीगर इदारों की तरफ आपने तवज्जो की कि चेन ऑफ कमांड आप ठीक कर रहे हैं और मामलात को सीधा कर रहे हैं। देखिए, जब यानी रियासती अमल और निज़ाम हुकूमत ये एक मुस्तकिल अमल है और इस पर मुसलसल बेहतरी होती चली जाती है। तो ये एक कोशिश थी, हमें दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि ये कोशिश मुफीद साबित हो और रियासत में इस्तेहकाम पैदा हो। ठीक है शनीला, आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी जो है वो इसहाक डार साहब ने कहा उससे अलहदगी ये एक बड़ी पेशरफ्त है और इससे मसाइल पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। जो कुछ सवालात जन्म ले रहे थे या टेक्निकली जो समझ नहीं आ रही थी लोगों को, जब समझ नहीं आ रही होती तो फिर इसी किस्म की एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, अवाम भी चीज़ों में पैदा करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दी है इस हवाले से कि ऐसे कोई मामलात नहीं होंगे बल्कि अवाम का इसमें फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि अवाम जो है उसको इंसाफ चाहिए होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों की तादाद में जो अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हमने माजी में देखा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको उलझा दिया जाता था सियासी और आईनी मामलात के अंदर। वो बेंच बैठते थे और महीनों इसी के ऊपर सबकी तवज्जो लगी रहती थी, पूरा मीडिया उस पर फोकस होता था, मुल्क में एक हिजानी कैफियत होती थी। वो जो साइल रोज जा रहा होता था अदालत, और वो जाता था और ख्वार होकर वापस आ जाता था क्योंकि केस नहीं लग पा रहा होता था, जजिस को इस साइड पे बिजी कर दिया जाता था। अब एक चीज ये की गई कि तवाजन कायम कर दिया गया है कि जो लोगों के दूसरे मामलात हैं वो भी चाह रहे कि जल्द से जल्द उनको रिलीफ मिले। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था किसी की उम्र कैद के ऊपर या फांसी की सजा के ऊपर, तो ऑलरेडी फांसी हो चुकी हुई होती थी या उम्र कैद से ज्यादा वो सजा काट चुका होता था जब तक कि अपील उसकी वो हो रही होती थी। तो जरूरी था कि एक अदालत वो बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट होगा, वो अपीलों के ऊपर फैसला करेगा, जो आम लोगों के मामलात हैं वो जल्द से जल्द वो उसका फैसले होंगे। आईनी अदालत में देखें, जाहिर है कोई आपके सामने आईनी मसला आ जाता है, किसी कोई तरमीम होगी, कोई कानूनी मामला होगा, उसकी तशरीह करनी होगी, तो सियासी मामलात जो हैं वो आएंगे या वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाजात खड़े होते हैं उसके लिए एक अलहदा अदालत बन जाएगी, वो अलहदा काम कर रही होगी, उससे अवाम जो है उसको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे मसला ये कि प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, जी फलां जज पसंदीदा तो उसको निकालना है, फलां जज है तो उसकी सीनियरिटी जो है उसको खत्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें बड़ी मुशावरत भी हुई है और बहुत सारी चीजें उसमें तब्दील भी की गई है इसी वजह से, मसला जिसमें कोई कंसर्न हो उसको खत्म किया जाए ताकि लोगों के अंदर इबहाम की कैफियत ना रहे। तो अब वो जो आईनी अदालत होगी उसका अपना एक बेंच बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक बेंच वो बना, सुप्रीम कोर्ट अलहदा होगी, पहले आईनी बेंच बना था, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसके जज थे, अब आईनी अदालत बन जाएगी, वो एक सेपरेट निजाम जो है उसका वो बन जाएगा। तो ये फायदा अवाम के लिए ही है और जरूरत ये भी है नाहिद कि हमें तवाजन रखना है इदारों के दरमियान। माजी में हमने देखा कि सो मोटो का जो एक इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके जरिए भी इंतजामिया के मामला में बहुत ज्यादा मुदाखलत की जाती थी, तो वो भी एक अवाम को मैसेज आ रहा होता था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हम हुकूमत के कामों में जो थे रोड़े अटकाए जाते थे, हुकूमत जो थी वो भी परेशान होती थी कि हम अगर ये फलां कोई काम करेंगे या हम कोई कानून पास करेंगे या हम कुछ और कोई पॉलिसी बनाएंगे तो फौरन एक सो मोटो ले लिया जाएगा, हमें काम करने से रोक दिया जाएगा, अदालतों की कारकर्दगी, वो अदारों की कारकर्दगी थी वो मुतासिर हो रही होती थी। तो ये तरमीम जो की गई है ये एक तवाजन कायम करने की कोशिश की कि हर अदारा अपने डोमेन में रह के
काम करेगा जिससे अवाम को फायदा होगा, मुल्क के हालात जो है वो किसी हिजानी और इंतशार की कैफियत का शिकार नहीं होगा, क्योंकि हमने इस मुल्क के अंदर मैशत को भी बेहतर करना है, हमने इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी को लेके आना है। हमारी जो नौजवान है वो बेरोजगार है, हमने उनके रोजगार का बंदोबस्त करना। अगर हुकूमत इसी कामों में उलझी रहेगी या सुप्रीम कोर्ट को भी इन्हीं कामों में उलझाए रखा जाएगा तो फिर मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं। दुनिया के अंदर हम मिसालें देखें तो कहीं ऐसे मामला हमें नजर नहीं आते जो पाकिस्तान के अंदर हर रोज उठाए जा रहे होते हैं। हमारे हमसाए में ही भी देख लें, अदालतें बड़ा स्मूथली काम कर रही होती है, हुकूमत अपने काम कर रही होती है। और वैसे भी पार्लियामेंट का काम है तरमीम करना, जहां पे उनको नजर आता है कि हमने कानून साजी की जरूरत है, पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, वो अपना काम करेंगे, क्योंकि उनको अवाम ने वोट इसी चीज के दिए कि वो जाके पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करके इस रियासत के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जहां पे तमाम इदारे अपने डोमेन में काम करे और एक तवाज़न कायम हो, कोई किसी दूसरे के मामलात में मुदाखलत मत करे। ठीक है ओन शिराजी, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई कबाहत है। अगर कहीं कोई लूप होल्स हैं या आपको कहीं गुंजाइश नज़र आती है तो उसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और इस किस्म की तरमीम जो है ये पहली मरतबा भी नहीं आ रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान में भी ये तरमीम नहीं हो रही है, इस किस्म के मामला दुनिया भर में होते हैं। अब ख़ास तौर पर इस वक्त जो हम फोकस कर रहे हैं वो जो अदालती इस्लाहात है उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आप भी मैं ये चाहूँगी कि ज़रा हमें मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आईनी इस्लाहात पर सबका कंसेंसस मौजूद है, 64 वोट चाहिए थे, कोई इसके अगेंस्ट वोट नहीं आया है, 64 वोट जो हैं वो इस तरमीम के हवाले से कास्ट किए गए हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आम आवाम की जब हम बात करते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा इस इस्लाहात से? नहीं, देखिए, पार्लियामान को तमाम इदारों की माँ कहा जाता है और ये इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामान ने से ही तमाम इदारों को ताकत मिलती है। पार्लियामान कानून साजी करता है, उसके तहत इदारे कायम होते हैं। और ये अगर 1973 के आइन की बात करें तो वो इसी पार्लियामान ने बनाया था। और जो अभी जमातें, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस आइनी तरमीम में शामिल है और जो 26वीं आइनी तरमीम में भी शामिल थी और मेन जमात है हुकूमत की, मेन इत्तेहादिया, तो उसी के ही जो हैं बानी चेयरमैन जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, उन्होंने इस मुल्क को इस 1973 आइन का जो है वो तोहफा दिया। तो क्या ये पहली बार तरमीम हो रही है? नहीं, ये तो 27वीं तरमीम हो रही है। अच्छा, क्या इस हवाले से पहली बार तरमीम हो रही है? नहीं जी, इससे पहले भी तरामीम इस हवाले से हो रही हैं। तो क्यों ये तरामीम की गई? असल $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि ये तरामीम कर क्यों रही है? तो कुछ रियासतों को और हुकूमतों को गैर मकबूल फैसले लेने पड़ते हैं। गैर मकबूल से मुराद ये है कि आपकी अपोजिशन उससे फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आपने रियासत और हुकूमत और अवाम के लिए ये देखना होता है कि अवाम के फायदे के लिए क्या है। हमने देखा कि यहाँ पे 30 सेकंड की सजा दे के वजीर आजम को किया गया। ट्रायल कोर्ट वाले काम, किसी का जिस्मानी रिमांड हुआ, उसका जिस्मानी रिमांड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब खत्म कर रहे थे। हमने यहाँ पे देखा मॉनिटरी जजेस लगाए गए, हमने यहाँ पे समोसों पे 100 मोटो लेते हुए देखा। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी तो पार्लियामान ने बनाई है ना। तो पार्लियामान ने जब ये चीजें देखी तो पार्लियामान ने ये भी देखा कि जब आईनी कोई केस आता है, एक दिन केस दायर होता है, अगले दिन वो सुनना शुरू हो जाता है और उसकी जो हियरिंग है डे टू डे 6-7 दिन चलती है। और जिस एक शख्स बेचारे की कोई 3 साल बाद अपील लगती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू पूरे पाकिस्तान की अपील, अब देखिए हाई कोर्ट अलग से पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलोचिस्तान में, लेकिन उनकी जो अपीलें हैं फाइनल वो तो एक सुप्रीम कोर्ट में आनी है ना। तो जब उसकी बारी आती है तो कोई इस तरह का केस आता है तो फिर बहुत काम लंबा चला जाता है। और जैसे शनीला बता रही हैं कि फिर तो फांसी के बाद भी हमें पता चला है कि फांसी के 4-5 साल बाद भी लोग बरी हुए हैं। तो फिर क्या लेजिस्लेचर का काम क्या है? मुकन्ना ने काम क्या किया? मुकन्ना ने यह सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीकेकार बनाया जाए कि अवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि अवाम का वोट लेके सिर्फ सियासतदान जो MNA बैठा है जो वो लेता है और जो सेनेटर बैठा है वो बिल वास्ता बिला वास्ता, दोनों MNA और सेनेटर बिल वास्ता या बिला वास्ता अवामी वोट से आता। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब आली, और ये फैसला अभी नहीं हुआ, ये फैसला 2006 में, 2002 से काम चल रहा था, 2006 में COD में ये फैसला लिया। और उस अब की अपोजिशन जमात जो सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही थी, उसके बानी चेयरमैन भी मौजूद थे, उनके सिग्नेचर भी मौजूद है, और शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी जो क़यादत है, मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये भी वहां पे मौजूद थे। फैसला क्या किया गया? फैसला ये किया गया जी,
बाकी जमातें भी जी, बाकी जमातें भी थी। जरा इनकी क्योंकि मेन जमातें हैं तो इनकी बात कर लेते हैं। तो फैसला क्या किया गया कि एक आईनी अदालत बनाई जाए और ये आईनी केसेस उनको दिए जाए। और ये आईनी अदालत कोई इस तरह नहीं बनेगी कि और ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जी इसमें इस्लामाबाद के जजेस लगा दिए जाएंगे, ये इसमें केपी के जजेस होंगे। इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। ठीक है, केपी से एक जज होगा, एक जो भी तादाद रखी जाएगी, फिर उस तनासब से सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी और बाकायदा तौर पे, और फिर ये एक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह का एक इदारा होगा जिसके अपने रूल्स होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज है कि लोग ये समझ रहे हैं कि कोई 59 तरामीम अलग से की गई, पता नहीं क्या हो गया। ये पता है क्या हुआ है? असल में जो मेन तरामीम 2-3 हुई है ना, उनकी रिजल्ट जो है, अब आप देखें जुडिशल कमीशन है, पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको ऐड करते थे, अब वहां का सीनियर जज बैठा हुआ होता था। तो अब जब नया एक इदारा बन गया तो उसके लिए जो रिजल्ट में जो कुछ होना है उसमें भी तो तरमीम होनी है ना, उसमें भी तो उसको शामिल करना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सब हैं, सब ऑर्डिनेट है उन मेन तरामीम की जो तरामीम की गई। तो बुनियादी तौर पे ये लेजिस्लेचर ने ये बताया है कि लेजिस्लेचर की ये कोशिश है कि अवाम को इंसाफ मिले। इंसाफ अगर अवाम को इजीली मिल जाए, और खास करके एपिक्स कोर्ट से, जहां पे जाके उसके बाद आपके पास कोई और किसी किस्म की रेमेडी नहीं होती, तो फिर ये फायदा होता है। आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला कब हुआ और इंसाफ उनको कब आके 2024 में मिला। तो यही वो कोशिश है जिसकी कोशिश की गई है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, आप फारूक एच नाइक जो कैमा कमेटी कानून इंसाफ के सेनेट के चेयरमैन हैं, या विर्क साहब जो कौमी असम्बली के हैं, जिनकी उम्रें 30-30 40-40 साल इस ईवान में बैठ के और इस ईवान में काम करते हुए और कानून का काम करते हुए गुजर गई, तो यकीनी तौर पर उन्होंने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। और जिस अंदाज में ये पूरी तरमीम की गई है, इससे अवाम को यकीनी तौर पे फायदा होगा। ठीक है, चीज़ें जो है मज़ीद भी अभी क्लियर होंगी, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, इस पर डिस्कशन होगी। अब कौमी असम्बली में ज़ाहिर से पेश किया जाएगा, वहाँ पर भी बहस होगी, और फिर वहाँ से मंजूरी के बाद ये एक मुकम्मल तौर पर ये अमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम ये चाहते हैं कि मज़ीद अहम मौज़ूआत हमारे पास मौजूद हैं, उस पर भी गुफ्तगू कर लें। और हम ये जानते हैं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात पर जो मामला हुआ और जो पहले से एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अफ़गान तालिबान की जो वहाँ पर अबूरी हुकूमत है, वो तालिबान रजीम जो है वो उस तरह से इस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे, और वही हुआ। पाकिस्तान की जो वाहिद एक जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ज़ाहिर है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की आपके लोग आकर यहाँ पर दहशत गर्दी करें और फिर वो वापस चले जाएँ, तो इसको मुकम्मल तौर पर रोकना होगा। लेकिन इससे मामलात कुछ आगे बढ़े नहीं हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, तुर्किया, कतर, ईरान, और ईरान ने भी सालिसी की पेशकश की है कि मामलात बेहतर हों और मुज़ाकरात के ज़रिए इन चीज़ों को हल किया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की अबूरी जो हुकूमत है उसकी जानिब से हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आते हैं, ऐसे आसार कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल करना चाहते हैं। जब वो इंडिया की ज़बान बोलेंगे और जब वो वहाँ से डिक्टेशन लेंगे और अपने उनके मफादात जुड़े हुए होंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये फोर्सी किया जा सकता है कि मामलात बेहतर होने वाले नहीं हैं। आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी, बहरहाल वज़ारत ख़ारिजा जो पाकिस्तान की है उनका 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से मुतालिक जामे शवाहिद भी दुनिया के सामने रखे हैं और अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे, और आलमी बरादरी के सामने जब ये हक़ाइक़ और ये शवाहिद सामने रखे हैं तो फिर मामला जो है वो किस तरफ जाएगा। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे इस इस्तांबुल मुज़ाकरात का जो 6 नवंबर को सेशन हुआ कि शायद कोई बहुत बात आगे ना बढ़ पाए, और वही हुआ कि मामला ठप हो गए। लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं वो अफ़गान तालिबान रजीम की हठधर्मी का शिकार हो गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसकी नज़र हो गए जी। ये देखें, जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ उसके इब्तिदा में ही पाकिस्तान की जानिब से कोई मुतालबा नहीं किया गया, पाकिस्तान की जानिब से कोई शर्त नहीं रखी गई, गैर मशरूत तौर पर शुरू किए गए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात पर इसरार किया कि आप अपनी सरजमीन के मालिक हैं, आप अपनी ज़मीन को कंट्रोल करें। आपने दोहा में 2021 में ये वादा किया था पूरी आलमी बिरादरी के सामने कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान का ये मुतालबा था, और पाकिस्तान इसी मुतालबे पर कायम रहा कि आपने ये वादा किया था, इस वादे को आप इफ़ा करें, इस वादे को मुकम्मल करें और इस पर अमल करवाएं। लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो इससे पसोपेश करती रही।
नतीजा ये हुआ कि आज जब ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, हाँ। तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की बजाय ये बात कभी ये कहते थे जी हम वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, टीटीपी को शिफ्ट कर देंगे, जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको वहाँ से निकाल के कहीं और लेके जाएं। इसका मतलब ये था कि भाई कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दों से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान ने फिर भी ये वाजे किया कि अगर आप ख़त्म करने की जरूरत नहीं है या ख़त्म करने की सलाहियत नहीं है तो पाकिस्तान जो है ये कर सकता है और हमें ये करना पड़ेगा, इसलिए कि हमें अपने लोगों का, अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, हमें रियासत को बचाना है और रियासत को इनके रहमो करम पर नहीं रहने दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज हमारी फोर्सेस जो हैं कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, अवाम पूरी तरह साथ खड़े हैं। आज भी जो देखें वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 8 खवारिज जो है मारे गए हैं, उसमें से 2 जो हैं वो अफगान फोर्सेस के निकले। तो ये रोज़ाना शवाहिद हो रहे हैं कि हालिया 6 महीने के दौरान तकरीबन 18 अफगान जो है शहरी मारे गए हैं जिनके पास से अफगान शहरियत की दस्तावेजात मिली हैं। और इस बात का सबूत है कि भाई अफगानिस्तान जो है इसमें बाकायदा मुलव्वस है, वो आते हैं, दरअंदाजी करते हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक करते हैं, चले जाते हैं। ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं रहेगा और ये इस सिलसिले को बिल आखिर ख़त्म करना पड़ेगा। और पाकिस्तान इसी नीयत के साथ जो है मुज़ाकरात की टेबल पर गया था और आज आलमी बिरादरी इस बात की शाहिद है और उसके सामने जो सबूत पेश किए गए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अफगानिस्तान से जब तक टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने ख़त्म नहीं होंगे इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। और इस अमन को कायम करने के लिए यकीनन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हकीकत पर मबनी है और अफगानिस्तान को इस तरफ आना पड़ेगा, वरना नताइज जो है भुगतना पड़ेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से बड़ा क्लियर कह दिया गया है डॉक्टर साहब के जो दफ्तर ख़ारिजा का जो मौक़िफ़ आया है, पाकिस्तान अपनी सलामती पर किसी सूरत ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और हमें करना भी नहीं चाहिए। और फितनतुल ख़वारिज से, फितनतुल हिंदुस्तान से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन पैरेलल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी भी जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो चल रही हैं। वो ये चाहते हैं कि इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तान ने पहले भी मुज़ाकरात किए हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस दी है अफ़गान तालिबान रजीम को कि बार बार मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामले को हल करें, कोई और ऑप्शन जो है उसकी तरफ हमें ना जाना पड़े। लेकिन किसी भी ऑप्शन के लिए हम तैयार हैं अगर मामला आगे नहीं बढ़ता है। अब ईरान सालसी की पेशकश कर रहा है, तुर्किया की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि एक आला सतह का जो वफ्द है वो अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान तैयार है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रजीम है उनको कौन कन्विंस करे, उनको कौन समझाए कि अब वो इंडिया की गोद से निकल आएँ और ख़ित्ते की जो सारी सूरत हाल है सिक्योरिटी की उसको ख़राब ना करें। इंडिया से जो सबक लिया है ना नाहिद तालिबान रजीम ने जी, वो ये लिया है कि जब ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान ये मुतालबा करे कि आप इसको रोकें, तो आप उसके जवाब में ये बीन बजाएं कि ये बैरूनी मुदाखलत हो रही है। हाँ। क्या बैरूनी मुदाखलत है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द उठें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ऑपरेशन लॉन्च करते हुए हमारी सरजमीन तक पहुँचें। तो इस प्रोपोगंडे के ज़रिए जो हमारी इतलात हैं वो ये कि वो अपनी डगमगाती हुई रजीम को सहारा देना चाहते हैं। 4 बरस हो गए इनको इक़्तिदार में आए हुए और इस अरसे में वो अफ़गानिस्तान का कोई मसला हल नहीं कर सके, बल्कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल थे उन्हें मज़ीद गहरा कर दिया और ज़्यादा पेचीदा कर दिया और इस वक्त अफ़गानिस्तान खाना जंगी की दहलीज पर जा पहुंचा है। तो जो दाखिली मसाइल हैं उनको उनका मलबा पाकिस्तान पर डालकर आप दाखिली सतह पे मजबूत नहीं हो सकते। और वो अवाम जो महरूम है तालीम से, जो महरूम है रोज़गार से, जो महरूम है कारोबार से, जो महरूम है इंटरनेट से, उनको आप मुतमईन नहीं कर सकते। ये एक इसका डायमेंशन ये है। दूसरा डायमेंशन ये है कि जब हमारे बिरादर मुल्कों ने, तुर्किया ने और कतर ने ये कहा और आज ईरान भी ये बात कह रहा है कि आइए इस मसले को हम सालिसी के ज़रिए भाइयों की तरह बैठ के हल करते हैं, तो पाकिस्तान ने उसे वेलकम किया।
अब उस वेलकम करने का, अगरचे हमें ये मालूम था कि मसले की बुनियाद क्या है, मसले की जड़ क्या है और उस फरीक की नीयत क्या है, ये हम जानते थे, लेकिन इसके बावजूद बिरादर मुल्कों की दावत पर हम मेज़ पर बैठे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज वो मुल्क, तुर्किया हो, कतर हो या कोई और मुल्क, सऊदी अरब के भी उसमें असरात हैं, तो ये जो ममालिक हैं अब उनकी समझ में कि सारे का सारा मसला आ गया है और अब वो इस मामले में हल करना चाहते हैं। और अफगानिस्तान जो है उसमें आइसोलेट हो गया है। तो क्या अफगानिस्तान मजीद आइसोलेशन चाहता है? क्या वो अपने मुल्क को एक दफ़ा फिर खाना जंगी का शिकार करना चाहता है? और क्या वो ये चाहता है कि अगर उसके यहाँ से दहशतगर्दी के ऑपरेशन लॉन्च हो तो पाकिस्तान उनके जवाब दे? जाहिर है कि उसके असरात अफगानिस्तान पर आएंगे अगर वो दहशतगर्दों को नहीं रोकेंगे। तो क्या ये होना चाहिए? तो अब इस यूँ समझिए कि एक दो राहे पे जाके खड़ा हो गया अफगानिस्तान। इस मरहले पर अगर फिर तुर्की यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तुर्किया के लोग या बाकी हमारे बिरादर मुल्क, तो हम यही मशवरा दे सकते हैं बिरादर अफगानिस्तान को कि आप मुस्लिम उम्मा के मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं और उसके ज़रिए न सिर्फ मुस्लिम उम्मा को अमनो अमान का गहवारा बनाएं, बल्कि अपनी रियासत को, अपने मुल्क को भी अमन दें, सुकून दें, खुशहाली दें। वरना ये इस वक्त जो अफ़गान तालिबान की जो तर्ज अमल है उसके नतीजे में ये पूरा खित्ता गैर मुस्तहकम होकर उसकी तरफ चला जाएगा, खराबी की तरफ। और उसके नतीजे में ये जो इक्तिसादी खुशहाली की जो मूव हमने चला रखी है वो मुतासिर होगी और उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर अफगानिस्तान पे पड़ा। ठीक है। अच्छा शनीला, ये जो हम सबूत की और हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं, ये कोई हवा में नहीं है, ये नाकाबिले तरदीद सबूत हमने कई मरतबा पेश किए हैं। अभी भी कोयटा हमले का जो दूसरा हमलावर है वो भी अफ़गान शहरी निकला है और अफ़गान तालिबान की पुश्तपनाही का ऑब्वियसली ये एक नाकाबिले तरदीद सबूत है। 30 सितंबर 2025 को कोयटा में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुद कुछ हमलावर में मुलविस जो दूसरा हमलावर है वो अफ़गान निकला और हमलावर की शनाख्त भी हो गई है। मोहम्मद सुहेल के नाम से उर्फ कबाब, जो अफ़गानिस्तान के एक सूबे का रिहायशी था और इस हमले में 8 शहरी शहीद और 40 ज़ख्मी हुए थे। इस किस्म के बहुत सारे सबूत हैं, ये सिर्फ कोई एक ऐसा नहीं है कि जो हम ये बता रहे हैं कि इतनी शनाख्त हो गई है और हमें ये मालूम है कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है। इस किस्म की चीज़ें सारी दुनिया देख रही है। जब हम अब इंटरनेशनल लेवल पर और बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने ये सब चीज़ें रख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर एक प्रेशर बनता है कि थोड़ा सा दबाव जो है अफ़गान अबूरी हुकूमत पर आना चाहिए कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए मामलात जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। नाहिद, बात यह है कि अभी तक जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है वो कुछ अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है। वो ये नहीं समझ रही कि अभी वो ममालिक जो तुर्किया हो गए, कतर हो गए, ईरान हो गए, जो बीच में सालिसी के लिए आ रहे हैं, जो उनको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को ठीक करें, कल को वो मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर उनके खिलाफ हो सकते हैं। कि जब पाकिस्तान तो सबूत दे रहा है, पाकिस्तान ने 12 सबूत दिए, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हर फोरम के ऊपर रखे हैं। इसीलिए तो आप देखो कि ईसीओ के अंदर मजम्मत की जाती है पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्द हमलों को, क्योंकि हम सबूत देते हैं। हम इंडिया वाला काम तो करते नहीं कि जो फॉल्स फ्लैग कर दिया जाता है। ये अभी आपका हादसा हुआ है, 5 मिनट के बाद आप कहते थे पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है, 15 मिनट के अंदर आप FIR भी रजिस्टर हो जाते, जबकि वहां से पुलिस स्टेशन ही 50 मिनट के फासले के ऊपर है। तो पाकिस्तान के पास हर चीज का सबूत होता है जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आता है, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मान रही है। इसी वजह से वो तालिबान को कहती है कि आप बैठ के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि आप ही ने कहा हुआ है दोहा मुआहदे के तहत कि हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो अफगान तालिबान हैं वो TTP की हमायत से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। वो TTP के भी मामलात को महाजरीन के मामलात के साथ मिक्स करना शुरू कर देते हैं। जब वहां से अफगान शहरी निकलते हैं तो वो उनको अफगान शहरियों के तौर पे ले रहे हैं। वो TTP के लोग हैं, वो आपके दहशतगर्द हैं और वो वहां से आ रहे हैं क्योंकि आप बॉर्डर को सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर उनके अड्डों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस हो रहे हैं। इनके लिए मुश्किल
मुश्किल कुछ नहीं अफगान और बुरी हुकूमत के लिए, अगर वो करना चाहे तो, विल हो तो कि हम इनको खत्म करें, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलें। अभी तो वो लोग बैठे हुए हैं, सालिसी करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान को रोक रहे हैं कि अभी आपको इंतहाई कदम ना उठाएं, अभी हम इनको मौका दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा करना है, पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है, पाकिस्तान ने अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों के रहमो करम के ऊपर नहीं छोड़ना है। तो ये अब अफगान अबूरी हुकूमत को खुद सोचना होगा। जाहिर है अवाम की नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं, वो अवाम के जज्बात को समझ नहीं रही है, उनको पता नहीं चल रहा कि उनके अवाम चाहते क्या, उनके अवाम ये जंग नहीं चाहते, उनके अवाम ये दहशतगर्द मुल्क नहीं चाहते हैं। तो अब जब आपको वहां पे हुकूमत बुरी तौर पे दे दी गई है, तो क्यों नहीं आप अवाम की उमंगों के तर्जुमान बनते हुए वो काम करें, ताकि कल को जब वहां पे इलेक्शन हो तो आपको सही तरीके से वोट देके आपको नुमाइंदा हुकूमत बना दी जाए। लेकिन वो उनकी पॉलिसीज नहीं चेंज हो रही, उनकी जहनियत चेंज नहीं हो रही है, वो उस सारे चीजों से निकलने के लिए तैयार ही नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया तब्दील हो चुकी है, उनको इस तब्दील हुई दुनिया के साथ चलना है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो जाहिर है, एक तो विल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन जानबूझ के करना नहीं चाह रहे हैं। और शिराजी साहब अपने अंदर भी उनके तकसीम मौजूद है, और इस वक्त जो दरार और तकसीम है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। अंदरूनी तौर पर जो हालात हैं, वहाँ जब उन्होंने कोई ऑपरेशन करना होता है, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती है, तब उसके लिए बिल्कुल वो फौरी तौर पर करते भी हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है, अपना ये मौक़िफ़ दोहराता है कि अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, वहाँ पे काम नहीं होता है। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाले 55% दहशतगर्द अफ़गान बाशिंदे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान ने जारियत या हमला अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से होता है तो फिर पाकिस्तान अपने दिफा का हक भी महफूज रखता है। और भारतीय असर और रसूख की भी बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि ये भारतीय असर और रसूख की वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, ये एक बड़ी रुकावट है। ये अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, मालूम है अफ़गान अबूरी हुकूमत को, लेकिन जानबूझकर मामलात को ख़राब किया जा रहा है। नहीं, तकरीबन 1 साल पहले IG इस्लामाबाद ने एक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को रिपोर्ट पेश की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन इस्लामाबाद में जितने क्राइम होते हैं उसके ऑलमोस्ट 80% जो डकैती के वाक़यात में जो लोग हमने पकड़े हैं वो अफ़गान बाशिंदे निकले हैं, और ये बाकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया था। लेकिन मैं अभी ना आपके देखने वालों को एक और बड़ी दिलचस्प बात शेयर करना चाहता हूँ। आज काबल टाइम्स में एक, और ये काबल टाइम जो है ये अफ़गान रजीम का अखबार है, ये जरूर ज़हन में रही ये बात सुनने से पहले। आज काबल टाइम में एक कार्टून शाया हुआ है, और अभी तक पहले ये बता दूं कि 40 लाख से ज़्यादा अफगान इधर पाकिस्तान में मौजूद, और इलीगल भी मौजूद, और जो रजिस्टर्ड है मिला जुला के 40 लाख से ज़्यादा तादाद है। हाँ, अभी क्या हुआ है कि 25% भी वापस नहीं गए, यानी 10 लाख भी जो एक रजिस्टर्ड है 40 लाख, 10 लाख भी वापस नहीं गए। तो आज काबल टाइम में एक कार्टून शाया हुआ है, और कार्टून क्या शाया हुआ है कि अफगान यहाँ से जो वापस अफगानी जा रहे हैं पाकिस्तान, जो इलीगल अफगानियों को भेज रहा है, तो उसके बाद काबल और उसके दीगर शहरों में जो अफगानिस्तान के हैं किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो घरों के किराए हैं, जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उस पर वो जनाब सर पकड़ के बैठा हुआ है। एक उन्होंने जो कार्टून बनाया है कि जी हम ये कैसे अफोर्ड कर सकेंगे एकदम किराए इतने राइज करके। भाई अभी तक तो ये 25% लोग भी वापस नहीं गए, और ये वो लोग हैं जो हमने आपके संभाले हुए थे, जिनकी हम मेहमान नवाजी कर रहे थे, जो लीगल थे, हमने उनको बिठाया हुआ था, उनकी तीसरी नस्लें यहाँ पे पली बड़ी। अभी रिसेंट जब फॉल ऑफ काबल हुआ, तो उस वक्त जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहां पे 10,000 एक माह में किराया बढ़ा। ये लोग इस्लामाबाद में जब आए और इन्होंने घर किराए पे लिए, तो यहाँ पे अब ये हमारे शहरी तो थे नहीं। अब आप देखें कि अफगान गवर्नमेंट जो है, ये जो रजीम है तालिबान की, अब ये परेशान है कि हम अपने लोगों को ही कैसे एडजस्ट करें, जबकि हमने इनको 40-45 साल पाला पोसा, हमने इनको खाना दिया, हमने इनको इज्जत दी, हमने इनको एहतराम दिया। अब जहां तक दोस्त ममालिक की बात, जरा मैं वो ऐड जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले चाइना ने इसमें किरदार अदा किया, और चाइना ने पाकिस्तान और अफगान वज़राए खारजा को चाइना में बुला के सह मुल्की बातचीत हुई, 1-on-1 बातचीत करवाई, और चाइना की यह कोशिश थी कि ये खित्ते में अमनो अमान कायम रहे, और हमेशा से चाइना ने इस खित्ते के अमनो अमान को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की ताकि यहाँ पे खुशहाली आए। लेकिन इसके बावजूद जो तालिबान रजीम है उसकी बिल्कुल ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ
बात करके भारत की कुर्बत हासिल करे और भारत से फवायद हासिल करे। लेकिन एक चीज तयशुदा है कि भारत की कुर्बत का तालिबान को भी पता चल जाएगा और वो पंजाबी कहते हैं भारत में भी स्वाद आ जाए। तो कई मरतबा तो पता चला है। एनीवे और सारे एक और अहम खबर हमारे पास मौजूद है, उस पर हम इस वक्त बात कर लेते हैं क्विकली। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो है वो कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। 11 से 12 नवंबर 2025 को इसका ये टाइम फ्रेम है। इस्लामाबाद में इसका इनेकाद किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मेज़बानी में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। नेपाल, तुर्किया, UAE, सऊदी अरब, मराकश समेत 40 से ज़ायद ममालिक से जो मेहमान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके मकासद के हवाले से हम बात करेंगे। पार्लिमानी सिफारतकारी को मजबूत बनाना इसका एक अहम मकसद है। मुकालमे, एहतराम और जमहूरी असूलों के ज़रिए अक़वाम के दरमियान हम आहंगी पैदा करना इसका अहम मकसद है। वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूँगी मेरे पैनलिस्ट जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि IPU स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के पास IPU जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये अक़वाम मुत्तहिदा का पार्लिमानी अदारा है जिसमें तकरीबन तमाम दुनिया की जमहूरियतें शामिल हैं जी। अब ये पाकिस्तान को ये रिसेंटली ये एजाज़ हासिल हुआ था कि IPU के ज़ेरे एहतमाम एक नया अदारा बनाएगा, IPSC इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के पहले बानी चेयरमैन बने। और अब इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपने बताया कि इस्लामाबाद में हो रही है, बेशतर वफूद पहुंच चुके हैं। 40 से ज़्यादा स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसका जो मौजू है वो है पीस, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस। ठीक है, वक्त कम है, कल भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वन लाइनर डॉक्टर साहब। बस देखिए, ये एक तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी में कहाँ खड़ा है। यानी अगर 40 मुल्कों के स्पीकर यहाँ आ रहे हैं तो हमारे ताल्लुकात का अंदाज़ा। और दूसरा ये सीखने सिखाने का अमल है कि जदीद ट्रेंड, नए ट्रेंड क्या है वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें। तो ये इस सिलसिले में एक बड़ा इसके सिग्निफिकेंस पे इतना ये देखें, ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसकी जीत है कि दूसरे ममालिक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनसे सीखेंगे। आपने खुद ही बात की, सिक्योरिटी पे बात हो रही है, पीस पे बात हो रही है। पाकिस्तान तो पहले ही चाहता है कि दुनिया में अमन कायम हो, उस अमन कायम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो दूसरे ममालिक के साथ जब ताउन बढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना किरदार अदा कर सकेगा। वो जो कहते थे कि पाकिस्तान सफारती सतह पर आइसोलेट हो गया, यकीनी तौर पर एक तरफ सफारती और पार्लिमानी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया में रिकॉग्निशन मिल रही है, ये उसका भी उसी का एक हिस्सा है। और आने वाले दिनों में ऐसी मजीद कॉन्फ्रेंस से आप देखेंगे। ठीक है, मेरे तमाम पैनलिस्ट जो प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।